सबसे पहले मेरा आप सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला शैली को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो को विदाउट स्किप किए जरूर देखेगा और बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होते हुए जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान की चित्रकला शैली के बारे में। राजस्थान की जो चित्रकला शैली को पढ़ेंगे हम, तो कल जो कॉन्सेप्ट थे मैंने बताया था कि राजस्थान की जो चित्रकला शैली है इसका प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ करने का श्रेय महाराणा कुंभा जी को दिया जाता है और जो आधुनिक चित्रकला शैली है इसका जो श्रेय दिया जाता है कुंदनलाल मिस्त्री को दिया जाता है। इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो भी चीज़ें थी, मैंने प्रीवियस क्लास में बता दी थी। और जो राजस्थानी जो चित्रकला शैली का जो प्रथम चित्रित जो ग्रंथ है श्रावण, देखिएगा उसका नाम क्या है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी, ठीक है, प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी, ठीक है। जो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी है, इसकी जो रचना हुई थी, जो ग्रंथ है, इसकी रचना कब हुई थी? 1261 ईस्वी में। कब? 1261 में, हाँ 61 में हुई थी। कहाँ, किसने की थी? महाराजा था उस समय पर। कौन थे? मेवाड़ के महाराजा थे तेज सिंह के शासनकाल में। क्या जो प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी, राइट। तो इसको जो कब लिखा गया, तो अगर ये डेट पूछेगा तो 1261, और महाराजा पूछा जाए किसके शासनकाल में, तो तेज सिंह आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। अब बढ़ेंगे, आज का वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, बेहतरीन तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूँगा जो किशनगढ़ शैली के बारे में, तो समझने की कोशिश करेंगे मेरे सभी भाई बंधु। सभी से आग्रह है कि पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है भाई। देखिएगा, जो किशनगढ़ शैली है, जो किशनगढ़ शैली कहाँ है, सबसे पहले बात करेंगे किशनगढ़ कहाँ है भाई। किशनगढ़ है सर अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। समझ में आया। जो किशनगढ़ शैली है ये किस स्कूल में आती है? किस स्कूल में? मैंने कल बताया था, क्षेत्रों में विभाजित किया था, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ी। तो जो किशनगढ़ शैली है ये आती है मारवाड़ स्कूल में। किस स्कूल में? मारवाड़ स्कूल में। यहाँ तक चीज़ें भी समझ में आएंगी। देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, क्योंकि सभी चीज़ें पॉसिबल नहीं है आपके साथ लिखना, क्योंकि मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, तो समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। समझ में आया। तो किसका भाग है? अजमेर जो किशनगढ़ शैली है ये मारवाड़ शैली का ही भाग है, या मारवाड़ स्कूल का हिस्सा है। अब बात करता हूँ, जो किशनगढ़ शैली है इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसको क्या, किस नाम से जानते हैं? इसको कागजी, क्या कागजी शैली के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कागजी शैली भी आपको मिल सकता है। कागजी शैली कौन सी है? तो आपका राइट आंसर रहेगा किशनगढ़ शैली। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। और राजस्थान की जितनी भी चित्रकला शैलियाँ हैं, राजस्थान में जितनी भी चित्रकला शैलियाँ हैं, उनमें जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकला शैली है उसका नाम है किशनगढ़। क्या नाम है भाई? किशनगढ़। याद रखिएगा, सबसे प्रसिद्ध चित्रकला शैली की बात करूँ तो वो है किशनगढ़। समझ में आया होगा सभी भाई बंधुओं को। अब देखिएगा, अब जो इसमें जो ज़्यादा अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट हैं, जो कि मैंने आपके लिए नोट डाउन कर दिए हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। जो किशनगढ़ शैली है इसमें एक पॉइंट मैंने नहीं बताया, यहाँ पर जो स्वर्ण काल था, जो सर्वाधिक विकास हुआ था, जिसे उत्कर्ष काल के नाम से भी एग्जामिनर आपके सामने नाम लिख करके दे देता है। आपके क्वेश्चन में पूछा जाए, कभी उत्कर्ष काल पूछ लेता है, कभी उसी को गोल्डन टाइम भी बोल देता है कभी कभार, और कभी बोलेगा आपसे सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था। तो क्वेश्चन बनेगा किशनगढ़ शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो नाम आएगा सामंत सिंह। क्या नाम आएगा भाई? सामंत सिंह, ठीक है भाई, समझिएगा। सामंत सिंह का दूसरा नाम भी मिलेगा सर। दूसरा नाम क्या है? नागरीदास। क्या? नागरीदास, ठीक है भाई। इनका जो दूसरा नाम है नागरीदास है। थोड़ा सा समझेंगे, समझ में आएगा। तो जो किशनगढ़ शैली है उसका स्वर्णकाल किसके शासनकाल में था? सामंत सिंह, जिसको कि हम नागरीदास भी के नाम से भी जानते हैं। जो रंगों का प्रधानता होती है, देखिएगा, जो चित्रकला शैली है, जो
बनाए जाते हैं, अलंकृत किए जाते हैं, तो रंगों का प्रयोग तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो जिसमें जो रंगों का प्रयोग किया गया था वो है सफ़ेद और गुलाबी। रंगों की बात करेंगे तो सफ़ेद और गुलाबी रंग हैं किशनगढ़ शैली से संबंधित, सफ़ेद और गुलाबी। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो किशनगढ़ शैली है उसमें जो चित्रांकन किया गया है किस वृक्ष का किया गया है, तो वो आएगा आपका केला। कौन सा? केला। समझ में आया? समझ में जरूर आएगा। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ, आप सभी का भाई हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को, तो समझेंगे तो बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है भाई, कोई बड़ा टीचर भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, तो थोड़ा सा मेरे अंदर कमियाँ निकालने के वजह थोड़ा सा चीज़ों को सीखने में फोकस करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। तो समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? तो रंग है किशनगढ़ शैली का सफ़ेद गुलाबी, यहीं पे याद करेंगे सफ़ेद गुलाबी। और जो वृक्ष है वो है केला। क्या है भाई? केला। समझ में आया? जो किशनगढ़ शैली है इसका जो प्रमुख विशेषता की बात करूं, क्या प्रमुख विशेषता की बात करूं, तो इस पर जो बल दिया गया है नारी सौंदर्य पर सर्वाधिक बल दिया गया है। जो किशनगढ़ शैली है इसकी जो प्रमुख विशेषता अगर समराइज करके बात करूं तो नारी सौंदर्य पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया गया है। जब नारी सौंदर्य पर बल दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें जो महिलाएं हैं नारियों से रिलेटेड भी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जैसे क्या हुआ, जो किशनगढ़ शैली है, किशनगढ़ शैली में जो महिलाएं हैं, महिलाओं के बालों को देखा गया है कि बहुत ही लंबे बाल हैं, लंबे लंबे हाथों को देखा गया है। और उनकी गर्दन है सुराहीदार गर्दन। कैसी गर्दन है? सुराहीदार गर्दन। समझ में आया? और जो नयन है, जो काजल युक्त जो आंखें हैं ना भाई, कैसी हैं भाई? आंखें काजल लगा हुआ है। तो जो किशनगढ़ शैली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, थोड़ा पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि काजल युक्त नयन किस शैली की विशेषता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा किशनगढ़ शैली। सभी को समझ आया? अगर आएगा कि भाई सब लंबे लंबे बालों वाली महिलाओं को किस शैली में प्रदर्शित किया गया है, तो आपका राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा भाई? किशनगढ़ शैली। समझ में मेरे सभी भाई बंधुओं को आया होगा, सभी बहनों को। अब देखिएगा, समझिएगा और बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिएगा विशेषता मैंने क्या बताई थी आपको, देखिए काजल युक्त नयन भी मिलेंगे उसमें, लंबे लंबे हाथ और उंगलियां, सुराहीदार गर्दन, और एक इंपॉर्टेंट ये है मखमल की ओढ़नी। क्या? मखमल की ओढ़नी। जो महिलाएं थी उस समय पर तो अपने जो सिर पर जो ओढ़नी ओढ़ती थी वो कौन सी थी? मखमल की ओढ़नी। समझ में जरूर आया होगा। अब समझाता हूं, आगे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, अब इंपॉर्टेंट देखिएगा, यहीं से पूछे एक चित्रकार पूछेगा, एक तो ये चीज़ जो मैंने बताया स्वर्णकाल किसका था ये चीज़ें पूछ लेगा, विशेषता पूछ लेगा, और पूछेगा क्या पूछेगा? आपसे चित्रकार का नाम पूछेगा कि जो चित्रकार थे, प्रमुख फेमस चित्रकार कौन कौन से थे, इनके बारे में देखेगा। तो मोरध्वज निहाल चंद्र जी का आपने सभी ने नाम सुना होगा। मोरध्वज जो निहाल चंद्र जी हैं, ठीक है, थे, अब तो है नहीं, ठीक है, जो मोरध्वज निहाल चंद्र जी हैं, अब इनके बारे में मैं बताऊं आपको, तो इन्होंने बड़ी ठनी, कौन सा चित्र बनाया था भाई? बड़ी ठनी का चित्र किसने बनाया भाई? बोलेंगे भाई, थोड़ा सा मुझे मजा तब आता है जब आप साथ बोल देना, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो जो मोरध्वज निहाल चंद्र जो प्रसिद्ध क्या हैं? चित्रकार हैं, जिन्होंने रचना किसकी की? बड़ी ठनी की चित्र की। तो बड़ी ठनी कौन थी? जो सामंत सिंह थे उनकी कौन थी? प्रेमिका। कौन थी? प्रेमिका। रसिक प्रिया नाम था उसका, तो बनी ठनी उसको उपाधि दी गई। ठीक है, तो इसको जो बनी ठनी थी इसका चित्र बनाया था, किसने बनाया था? मोरध्वज निहाल चंद्र जी ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोरध्वज निहाल चंद्र प्रमुख चित्रकार हुए और इन्होंने चित्र बनाया बनी ठनी का। थोड़ा सा गंदा करूंगा चीज़ों को, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतरीन तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है भाई, तो मोरध्वज निहाल चंद्र जी का नाम याद रखेंगे। दूसरा नाम आता है आपका, आता है अमरचंद। अमरचंद जी की बात करूं तो अमरचंद जी ने कौन सा चित्र बनाया था भाई? बताएंगे। तो इन्होंने चित्र किसका बनाया था? जो चांदनी रात की संगोष्ठी। भाई जब नारी सौंदर्य है तो इश्क मोहब्बत वाली बातें होंगी इसमें, तो क्या हुआ, अमरचंद जी ने किसकी जो चित्र कौन सा बनाया था? चित्र बनाया था चांदनी रात की संगोष्ठी। तो ये भी चीज़ें समझ में आएगी। तो अमरचंद का नाम हो गया। तुलसीदास जी का भी नाम इसमें मिलता है, सीताराम जी का भी नाम मिलता है, सीताराम बलदेव जी का भी नाम मिलता है।
ठीक है भाई, ये कुछ प्रमुख कौन थे, चित्रकार थे, समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ प्रमुख चित्र कौन कौन से थे। देखिएगा, चित्रकार के नाम याद रखेंगे, मोरध्वज, निहाल चंद, अमरचंद, तुलसीदास, सीताराम, बलदेव, और एक सूर्यध्वज भी नाम मिलता है। कौन सा, सूर्यध्वज। ठीक है, तो सभी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक वगैरह कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठीक है, आपसे अनुरोध है भाई कि पूरा वीडियो को देखिएगा जरूर। ठीक है, बार बार रिपीट करता हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो भाई उसके लिए क्षमा प्रार्थी। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहला जो प्रसिद्ध चित्र है बड़ी ठनी का चित्र है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और याद कर लीजिए आज, जो बड़ी ठनी है, बड़ी ठनी को राजस्थान भारत की, राजस्थान नहीं बल्कि अपने पूरे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है भाई, तो बड़ी ठनी को कहा जाता है, भारत की मोनालिसा, मोनालिसा। ठीक है, समझ में आया होगा। तो भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है, बड़ी ठनी को कहा जाता है, समझ में आया। और जो किशनगढ़ शैली है, इसको जो प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको इसमें जो नाम आता है ये कहता है फयाज अली। क्या, फयाज अली जी का नाम आता है, फयाज अली। और एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन भी मिलेगा, डिकिंसन भी मिलेगा, एरिक डिकिंसन भी मिलेगा आपको, कहीं कहीं समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, डिकिंसन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो किशनगढ़ शैली है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाएगा, तो फयाज अली साहब को और एरिक डिक्सन सर को। समझ आया होगा। अब बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो चित्र मिले हैं, बड़ी ठनी का चित्र समझ में आया, और चांदनी रात की संगोष्ठी ये भी समझ आया, बिहारी चंद्र का ये भी आपको समझ आया। और जो कमल से भरे सरोवर, कमल के फूलों से भरे सरोवरों की चित्र कहाँ से मिले हैं हमें, किशनगढ़ शैली से मिले हैं। और राधा कृष्ण के जो प्रेम भाव के चित्र भी इसमें चित्रांकित किए गए हैं। तो आपको किशनगढ़ शैली अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मेरे सभी भाई बंधुओं को अच्छा लगा हो तो लाइक वगैरह करके क्या है मेरा थोड़ा सा उत्साह बढ़ाएंगे। समझ में हमें आया ना भाई, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, आप सभी का ही भाई बंधु हूँ, तो भाई थोड़ा सा हेल्प किया करो, चीज़ों को कोऑपरेट करके चलेंगे तो बेहतरीन तरीके से चीज़ें मैं आपको समझा सकता हूँ। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूँ, मैं जयपुर की शैली की बात करूँगा। जयपुर शैली के बारे में अगर हम बात करें तो जो जयपुर शैली है, मैंने जो शैलियाँ बताई थी कि जो राजस्थान की जो चित्रकला शैली है, राजस्थान की चित्रकला शैली पर सर्वाधिक प्रभाव तीन शैलियों का जो प्रभाव है, तीन शैलियों का पड़ा, अजंता शैली, और एक कौन सी बताई थी, फारसी शैली या ईरानी शैली, और तीसरी शैली थी मुगल शैली। तीन शैलियाँ कल बताई थी ना। तो जो सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव है वो पड़ता है हमारे जयपुर शैली पर। तो मुगल शैली का, किसका, मुगल शैली से सर्वाधिक जो प्रभावित होने वाली जो शैली है उसका नाम है जयपुर शैली। समझ आया। तो क्वेश्चन आएगा मुगल शैली से प्रभावित सबसे ज़्यादा जो प्रभावित शैली का नाम है वो है जयपुर शैली। अब जयपुर शैली की बात करूँ तो इस समय जो सर्वाधिक विकास करवाया था किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह जी के, किसके द्वारा, सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। और आपको पता है सवाई प्रताप सिंह जी ने क्या किया था भाई, जयपुर में हवा महल देखा होगा, उम्मीद करता हूँ नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो जयपुर में हवा महल का निर्माण भी सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है, आप देखते नहीं हो तो चीज़ें थोड़ा सा मुझे मज़ा नहीं आता बनाने में, तो चीज़ें मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाह रहे हो वो भी कमेंट करके बताएंगे तो बेहतरीन तरीके से समझा सकता हूँ। अब बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। इसमें जो रंग था, रंग जो प्रमुख रंग है आता है आपका हरा, और वृक्ष की बात करूँ पीपल। समझ में आया। तो यहीं पर याद करा रहा हूँ भाई, समय लगेगा थोड़ा सा। तो जो स्वर्ण काल बात कर रहे हैं, उत्कर्ष काल आता है या सर्वाधिक विकास आता है तो सवाई प्रताप सिंह, और आपका जो रंग है हरा, और वृक्ष की बात करेंगे तो पीपल। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट और क्या रहता है। ये जयपुर शैली के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो आदम कद के चित्र किस शैली में मिले हमें देखने को, तो आदम कद के चित्र हमें मिले हैं जयपुर शैली में। बड़े बड़े पोर्ट्रेट जो कि जयपुर शैली में ही हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। जो सब राजस्थान का क्वेश्चन बनता है, राजस्थान का सबसे पहला
चित्रित आदमकद चित्र किसका था? तो ईश्वरी सिंह जी का बनवाया था। किसका बनवाया था? आदमकद चित्र जो सबसे पहले था ईश्वरी सिंह, महाराजा ईश्वरी सिंह जी का, ईश्वरी सिंह, ठीक है, ईश्वरी सिंह जी का प्रथम राजस्थान में जो आदमकद का चित्र था। सर किसने बनवाया था इसको? सर चित्र किसने बनाया था? तो बनाया था साहिब राम जी ने। किसने बनाया था? साहिब राम जो कि चित्रकार थे। जयपुर जो शैली थे इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार थे एक, कौन? साहिब राम जी ने रचना की थी। किसकी? क्या कौन सा चित्र बनाया था भाई? ईश्वरी सिंह जी का चित्र बना था। अब ईश्वरी सिंह जी के चित्र की बात करूं तो जयपुर में प्रेजेंट टाइम में सिटी पैलेस में रखा हुआ है, किसी को देखना है तो आकर के देख लीजिएगा, ठीक है भाई। बड़े बड़े पोर्ट्रेट ये भी समझ में आया। और जो शालिग्राम ये भी इसका भी मिलता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको भी याद रखना, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह किस शैली से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा जयपुर शैली। गंगा बख्श का भी नाम मिलता है, शालिग्राम का मिलता है, लालचंद को भी याद रख लीजिएगा। ये सभी यहाँ तक समझ में आया, सभी को आया? आ गया भाई, आ गया, ठीक है। अब बात करता हूँ चित्रों की। तो आदमकद चित्र मैंने बता दिए। इसमें क्या है देखिए, इंपॉर्टेंट है एक लैला मजनू। तो लैला मजनू का चित्र किस शैली से संबंधित है? तो आपका आंसर आएगा, कौन सा आएगा भाई? जयपुर शैली समझ में आया। फकीरों को भिक्षा देती हुई महिलाएं, और इसी में जो कुरान पढ़ती हुई शहजादी महिलाओं को भी दर्शाया गया है। समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है तो ये लगा देता हूँ स्टार्ट, ठीक है भाई, समझ में आया। तो फकीरों को भिक्षा देती हुई महिलाओं को किस शैली में प्रदर्शित किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा आपका जयपुर शैली। समझ में आया होगा। अब बात करता हूँ, युद्ध के दृश्य भी हो गए, हाँ ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट जो कि आपको जानना जरूरी था ये चीज़ें। अब बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है हमारी, यह है बूंदी शैली। बूंदी शैली के बारे में बात करूँ तो जो बूंदी शैली है, बूंदी शैली के समय जो स्वर्णकाल चल रहा था, सर्वाधिक विकास की बात करूं तो सुरजन सिंह हाड़ा जी के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? सुरजन सिंह हाड़ा जी के शासनकाल में सर्वाधिक विकास देखने को हमें मिलता है। और कहीं कहीं एक नाम भी मिलता है, क्या? शिव या शिव सिंह या भव सिंह भी नाम मिलता, भव सिंह नाम मिलता है, लेकिन उसे छोड़िएगा। तो आप यहाँ याद रखेंगे, सिर्फ क्या रखेंगे? सुरजन सिंह हाड़ा के शासनकाल में सर्वाधिक विकास हुआ, या स्वर्णकाल भी बोल सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। तो रंग है सुनहरा रंग है। वृक्ष की बात करूँ तो वृक्ष है खजूर, खजूर का वृक्ष है। चलो एक चीज़ बता दो, जो बूंदी शैली है जो किस स्कूल से संबंधित है? स्कूल मतलब मैंने कल बताया था कि विभाजित किया गया था राजस्थान की शैलियों को। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये जाते हैं हाड़ौती में, तो ये हुए हाड़ौती प्रदेश की। समझ में आया होगा। बात करता हूँ इसकी जो प्रमुख विशेषताओं की। एक मात्र बूंदी शैली ऐसी है जिसे पशु पक्षियों वाली शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्रों का चित्रांकन हमें मिलता है बूंदी शैली में। कहाँ मिलता है? बूंदी शैली में। समझ में आया होगा सभी को, ठीक है भाई, समझ में आया होगा, ठीक है भाई, समझने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसमें वर्षा में नाचता हुआ मोर को भी प्रदर्शित किया गया है, और सर्वाधिक रेखांकन भी बूंदी शैली में हमें देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, आप लोग चीज़ों को नहीं देखते हो, थोड़ा कॉपरेट करेंगे। जो चित्रकार हैं, प्रमुख और फेमस चित्रकार हैं, इनका नाम आता है भाई रामलाल जी। क्या? तो बूंदी शैली से जो संबंधित जो प्रमुख चित्रकार है उसका नाम है रामलाल, और दूसरा आता सुरजन और अहमद। ये तीनों को याद रख लेना, ज़्यादा चीज़ें नहीं। देखो ज़्यादा पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपके दिमाग में क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा। अभी नॉर्मल लेवल से पढ़ा रहा हूँ, आगे पढ़ाऊँगा और भी अच्छे लेवल से पढ़ाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें अपडेट करके लाके आऊँगा। समझ में आया? रामलाल, सुरजन और अहमद, समझ में आया? रामलाल, सुरजन और अहमद जी, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूँ भाई नेक्स्ट, जो चित्र किस किस से में चित्र याद रखना है। इसमें से क्या रखेंगे? चित्रों को याद रखेंगे। चित्र किस किस के? अगर आपको किसी भी पशु पक्षी से संबंधित अगर थोड़ा सा घुमाता भी है एग्जामिनर, तो आप क्या करोगे, उसमें जो अगर पशु पक्षियों से रिलेटेड है तो आप बूंदी शैली, अगर आंसर लगाना है तुक्का तो लगा देना, वैसे तुक्का लगाना मत, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपको उल्टा भुगतान करना पड़ सकता है, ठीक है। एक चित्र मिलेगा पशु पक्षियों का चित्र, 12 मासा, ऋतु वर्णन, घुड़दौड़ और कबूतर पक्षी। जैसे कबूतर आया, पक्षी आया, तो
लगा सकते हो बूंदी शैली। देखो 12 मासा ये भी मिल सकता है, ऋतु वर्णन ये इंपॉर्टेंट है। पशु पक्षी तो आप याद हो गया, 12 मासा ऋतु वर्णन का वर्णन हमें किस शैली में मिलता है, ये मिलता है हमें बूंदी शैली में। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, इंपॉर्टेंट यही है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट इज कोटा शैली। कोटा शैली की बात करूं तो जो स्वर्ण काल था, सर्वाधिक विकास जिसके समय हुआ था उसका नाम क्या है, राम सिंह, महाराजा राम सिंह जी के बारे में बात करेंगे। महाराजा राम सिंह जी के समय पर क्या हुआ, सर्वाधिक विकास होता है, ये भी चीज़ समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज़ और याद आया मुझे कि जो बूंदी शैली है, बूंदी की शैली के समय एक चित्रशाला संग्रहालय का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। किसका, चित्रशाला संग्रहालय। क्या नाम है भाई, याद रखेंगे, चित्रशाला संग्रहालय की बात करूं तो जो चित्रशाला संग्रहालय है, चित्रशाला संग्रहालय किसने बनवाया था, ये सुरजन सिंह हड़ा जी ने नहीं बनवाया था, ये बनवाया था उम्मेद सिंह जी ने। उम्मेद सिंह जी ने, किसने, उम्मेद सिंह ने बनवाया था। इसी को जो भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है, चित्रशाला संग्रहालय को। किसको, चित्रशाला संग्रहालय को। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कुछ पॉइंट भाई भूल भी जाते हैं तो इसलिए मैं बाद में भी बता देता हूँ आपको, समझ में आया। अब रंगों के बारे में बात करेंगे तो कोटा शैली का जो प्रमुख रंग है वो है नीला, और जो वृक्ष है वो है खजूर। समझ में आ गया, क्या है, खजूर, नीला और खजूर, ये समझ में आ गया। इनको याद रखना है भाई, एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना। आपसे अनुरोध है, जो भी मेरे छोटे और बड़े भाई बंधु देख रहे हैं भाई, समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आएगा। अब बात करता हूं चित्रकारों की, तो चित्रकार आते हैं, एक आता लक्ष्मीराम, गोविंद राम, नूर मोहम्मद शाह। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट आ गया, नूर मोहम्मद जी का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नूर मोहम्मद किस शैली से संबंधित है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा भाई, आपका कोटा शैली। समझ में आया, ठीक है भाई। रघुनाथ जी का भी नाम आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, समझ में जरूर आएगा। बात करता हूँ चित्र की बारे में बात करूँ तो जैसे शिकार के चित्र हैं, हाथियों की लड़ाई के चित्र, तो ऐसी जो प्रमुख चित्र हैं ये कोटा शैली में देखने को मिलते हैं। कोटा शैली को दूसरा किस नाम से जानते हैं भाई, तो इसको शिकारी शैली भी कहते हैं। क्या, कोटा शैली को शिकारी शैली भी आपको एग्जाम में दे सकता है नाम। कौन सा नाम, शिकारी शैली। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, सभी भाई बंधुओं को आई होंगी, मेरे छोटे बड़े भाई बंधुओं को, ठीक है भाई। देखिएगा, अब बात करता हूँ अलवर शैली के बारे में। तो अलवर शैली की बात करूँ तो बताइए, अलवर शैली किसका भाग है, मैंने जो स्कूल बताए थे आपको 4, तो किस शैली का भाग है, हिस्सा है, बताए भाई, बताएंगे भाई सभी। देखो कमेंट भी कर दिया करो, मुझे मज़ा जब आता है जब आप लोग बोलते हो मेरे साथ में, ठीक है। लेकिन समझो अभी तो आप भाई ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो बोलोगे तो कहाँ से आवाज़ आएगा मेरे पास आपका, ठीक है भाई। देखो तो महाराजा का नाम आता है तो विनय सिंह, आपका क्या सही होगा, महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में सर्वाधिक विकास हुआ, उत्कर्ष काल। अब सभी चीज़ें बता चुका हूँ, अब आप होशियार हो चुके हो। मैं जो पढ़ा दूंगा, मैं ये तो नहीं कहता कि पूरा इसी में से आ जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि भाई 70-80% यहीं से मिल जाएगा आपको। बहुत बाद रिसर्च के बाद ही चीज़ें आपके सामने लेके आता हूँ, ऐसे नहीं आएंगी कोई भी चीज़ आपके सामने। तो ध्यान रखिएगा, महाराजा विनय सिंह आपका राइट आंसर रहेगा। प्रमुख रंग की बात करूं तो हरा और नीला रंग मिलेगा आपको अलवर शैली में देखने को। कौन सा रंग, हरा और नीला रंग। वृक्ष क्या है, जो कि पीपल है। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं बताया अलवर शैली किस स्कूल में आती है, तो ये आती है हाड़ौती। किस में आती है, हाड़ौती। हाड़ौती में कौन कौन से आते हैं, जयपुर आ गया, अलवर आ गया, दौसा आ गया, ठीक है, इधर टोंक भी आ जाता है, ये सभी आ जाते हैं किसमें, हाड़ौती में आ जाते हैं। चित्रकारों का नाम इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है, बक्साराम जी का नाम ये याद रखेंगे, नंदराम जी का याद रखेंगे। हाँ इंपॉर्टेंट आ गया भाई, देखो जमुनालाल बजाज, छोटे लाल और बलदेव, इनका भी नाम मिलेगा। तो बक्साराम, नंदलाल, जमुना दास का भी नाम याद रखना है। जमुना दास किस शैली से संबंधित है, आपका राइट आंसर रहेगा अलवर शैली। समझ आया भाई, सभी को समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे समझ में आएगा, ठीक है, चलेगा। बलदेव जी का भी नाम मिलेगा आपको, छोटे लाल जी का भी नाम मिल सकता है और जमुना लाल जी का भी नाम आपको देखने को मिल सकता है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक क्वेश्चन मुझे बताना है आपको। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपको पता है हमारे पूरे भारतवर्ष पर क्या किया था,
कब्जा किया था, बहुत सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, डिटेल नहीं बताऊंगा। तो क्वेश्चन बनता है कि जो राजस्थान की ऐसी कौन सी शैली है, राजस्थान की ऐसी कौन सी शैली है जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला। तो भाई आंसर क्या आएगा आपका, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका अलवर शैली। क्या आएगा आंसर, अलवर शैली। समझ आया, तो अलवर शैली आ गया समझ में, इसको भी याद रख लेना। तो अश्लील, देखो चित्रों के बारे में याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट आ गया। अश्लील नृत्यांगना, भाई तुम्हें पता है जो लोग भाई ब्रिटिश लोग आए थे हमारे यहाँ, तो भाई अश्लील समझ गए ना, अब ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, ठीक है, समझ लो, ठीक है। तो अश्लील नृत्यांगनाओं के चित्र भी उन्होंने चित्रित करवा दिए। भाई मॉडल आदमी तो मॉडल तरीके से काम करेंगे ना भाई, ठीक है। तो कुंज विहार के चित्र, वन उपवन के चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं, और जो वेश्याओं के चित्र हमें देखने को मिलते हैं अलवर शैली में हमें देखने को मिलते हैं। समझ में आया होगा मेरे सभी भाई बंधुओं को, ठीक है भाई। चलो वेश्याओं के चित्र भी हो गया, ये चीज़ हो गई क्या। हाँ अभी देखो भाई, ये सभी चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी, और ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 शैलियाँ ही कंप्लीट हो पाई हैं, क्योंकि ये बोर्ड पर मैंने इतनी चीज़ें देखी। अभी अगर मैं लिखने लग जाऊँगा तो लिखने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं। तो जब मैं लिखता हूँ तो वीडियो बन जाता है आपका आधे घंटे का, आप देखते हो 2 मिनट, तो 2 मिनट देखते हो तो भाई बिल्कुल माथा खराब हो जाता है मेरा कि कोई वीडियो को देखता ही नहीं है। तो आपसे अनुरोध है मेरा, सभी छोटे बड़े भाई बंधुओं से आग्रह है कि प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ बताएं, प्लीज़ हेल्प करें, अभी हेल्प की ज़रूरत है। आपको पता है जब स्टार्टिंग करते हैं किसी चीज़ की तो कोई साथ नहीं देता, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, वो साथ चाहिए बस। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। और इस क्लास के रिगार्डिंग भी अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि सर इस क्लास को किस तरीके से मैं बेहतरीन बना सकता हूं। तो आपसे अनुरोध है जो भी आपका हो तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस क्लास को और भी बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपको साइंस की क्लास पढ़ाऊँगा, इंग्लिश में बिल्कुल टीचर बना दूंगा, हिंदी सभी क्लासेस में करवाने वाला हूँ। थोड़ी सी ज़रूरत है तो आपकी हेल्प की, अगर मुझे आपका सपोर्ट मिला तो इतनी क्लासें करवा दूंगा बहुत ज़्यादा, लेकिन आप थोड़ा सा सपोर्ट करो, कोई देखता नहीं है, 10-20 लोग देखते हो, तो थोड़ा सा इतनी हेल्प करो भाई। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा, तो थोड़ा सा काम करेंगे। बार बार हेल्प की बोल रहा हूँ तो शायद कोई तो इरिटेट हो रहा होगा, तो भाई जो भी जिनको भी गलत लगा हो, चीज़ें समझ नहीं आई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी को कोई भी चीज़ गलत लगी हो या किसी को मेरे मुंह से कुछ गलत चीज़ सुनाई दे गई हो, ठीक है भाई। तो यहीं पर मैं चीज़ों को यहीं पर कंप्लीट करूंगा और ये चीज़ें समझ में आ जाऊंगी। अगर आपको नहीं ढंग से समझ आया तो एक बार देख लीजिएगा, आपको गारंटी तो नहीं देता एक्चुअल में, किसी चीज़ की आज के टाइम पे गारंटी नहीं होती। गारंटी आज के टाइम पे हमारी भी नहीं है, क्या पता कल क्या हो जाए, तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। मेहनत करिएगा, बस फल की इच्छा मत करो, बस सब कुछ आगे से आगे आपके सामने होता हुआ आ जाएगा, ठीक है भाई। बहुत सारी चीज़ें करवाऊंगा, तो रोजाना वीडियो आता है आपको 8 बजे, सुबह 8 बजे आया करिए भाई, लाइव आया करिए। तो सुबह लाइव आपके प्रीमियर करके वीडियो अपलोड होता है, तो आप आंसर अपने पिच कर सकते हो। लाइव क्लास 8 बजे, समझ में आया, ठीक है भाई। तो यहीं पर क्लास को मैं समाप्त करूंगा, अपने शब्दों को विराम दूंगा और चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, चलेगा। शब्दों को विराम दूंगा। सभी भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने देखा, सुना और इतना हेल्प किया कि मुझे देखा यहाँ तक, ठीक है, इतना ही आभार आपका। चलेगा, फिर मिलता हूँ। रोजाना डेली बेसिस पर क्लासेस आ रही हैं, तो सभी क्लासेस को देखिएगा, ठीक है भाई। चलिए, धन्यवाद भाई सभी को, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम भाई सभी का।